अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? इंशाल्लाह जो है वो यूएस हिस्ट्री के लेक्चर्स शुरू किए जाएंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स जो है वो यूएस हिस्ट्री का अपलोड किया जाएगा। खास तौर पे जो 2025 में सीएसएस के अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिन्होंने यूएस हिस्ट्री को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा हुआ है, उनकी इंशाल्लाह बहुत हेल्प होने वाली है। और उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर हम खास तौर पे 2018 और 2023 के जो है वो पास पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूएस हिस्ट्री 2018 और 2023 के अंदर जो है वो काफी डिफिकल्ट पेपर आया था। हट के जो कन्वेंशनल पेपर आते हैं जो है उससे थोड़ा हट के पेपर आया था, जिसको ये कहते हैं कि पेपर हिट हो गया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो थोड़े से परेशान लगते हैं। तो चलें शुरू करते हैं जी। यूएस हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ यूएसए। हिस्ट्री ऑफ यूएसए के अंदर हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली दो पार्ट्स हैं। इसका एक पार्ट जो है वो हिस्ट्री है, सेकंड पार्ट जो है वो यूएसए है। हिस्ट्री क्या चीज होती है? फर्स्ट, सबसे पहले हम इसके वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ यूएसए के पढ़ने से पहले हिस्ट्री हमारे पास क्या होती है? द अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट दैट कनेक्ट्स द पास्ट विद द प्रेजेंट। अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं जो पास्ट को प्रेजेंट के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। जबकि इसका जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है? किसको सेकंड पार्ट जो है वो क्या? यूएसए है। यूएसए मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ यूएसए को देखा जाए तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो हम यूएसए की जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसकी हिस्ट्री को पढ़ने लगे हैं। उसके अंदर हम वो इवेंट्स पढ़ेंगे कि उन अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स को पढ़ेंगे जो हमारे पास पास्ट को प्रेजेंट के साथ जो है वो क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। हिस्ट्री के हमारे पास अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स है। इसके अंदर सबसे पहले देखें, कोई ना हिस्ट्री जब भी हमारे पास जो इवेंट्स हुए, जाहिर बात है वो किसी न किसी अर्थ की किसी प्लेस के ऊपर हुए हुए होंगे। Indeed, all history happens somewhere. It is the task of geography to supply answers about where a place is, what it is like, how the people live there, how people from different places interact with one another, and how one place on earth is like others on earth. तो यहाँ से एक बात निकल कर जो सामने आती है कि जो भी अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पास अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स वो कहीं ना कहीं हैपन हुए होंगे, कहीं ना कहीं जो है वो हुए होंगे। तो बेसिकली जो चीज डिस्कस करती है इन अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स को, उसको हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। तो हमारे पास ज्योग्राफी ये बताती है कि ये इवेंट्स कहाँ पे हुए और कैसे जो है वो लोगों का और उनके दरमियान जो है वो आपस में एनवायरमेंट का और उन चीजों का लोगों का आपस में जो है वो एक कनेक्शन है। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी की सिंपल जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एंड द प्रोसेस दैट शेप it, the relationship between people and their environment and the people and place connection is an integral part of the web of history. तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो जिस जगह पे भी हुए, तो वो हमारे पास ज्योग्राफी कहलाती है और ज्योग्राफी जो है वो हिस्ट्री का एक अहम पार्ट कहलाता है। हिस्ट्री का जो है वो एक अहम पार्ट होता है। द ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन नॉट ओनली इंक्लूड इट्स फिजिकल लैंडस्केप। इसके अंदर जो है वो हम सिर्फ फिजिकल लैंडस्केप जो है वो एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, बट आल्सो द पीपल हु हैव सेटल्ड देयर एंड देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ लाइफ। मतलब जो है जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके कल्चर को भी जो है वो ज्योग्राफी जो है वो हमारे पास एड्रेस करती है। ज्योग्राफी ऑफ यूएसए प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ यूएसए। जो यूएसए की जो ज्योग्राफी है उसने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है हिस्ट्री ऑफ यूएसए के अंदर। द ज्योग्राफी ऑफ अमेरिका हैज बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये जो ज्योग्राफी है, जो हमारे पास जो फिजिकल लैंडस्केप है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो क्लाइमेट है और उसके साथ जो कल्चर है यूएसए का, उसने यूएसए के लिए जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। और एज अ सोर्स ऑफ जो ज्योग्राफी थी यूएसए की, वो क्या एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है यूएसए के लिए। लेकिन ये हर की जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो ज्योग्राफी किसी कंट्री के लिए एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होगी। सिर्फ यूएसए के लिए है वो, आगे जाकर हम लोग जो है वो उसको देखेंगे कि ज्योग्राफी कैसे जो है वो यूएसए के लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ थी। जबकि इसका दूसरा पार्ट जो है वो क्या हमारे पास यूएसए है। मैंने पहला पार्ट बताया कि वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर मैंने ये बताया कि अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो पास्ट को किसके साथ कनेक्ट करते हैं? पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको जो है वो हम हिस्ट्री करते हैं। और हिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो ज्योग्राफी प्ले करती है कि ये इवेंट्स किस जगह पे जो है वो हुए, उसका फिजिकल लैंडस्केप क्या है, कल्चर कैसा था, वहां पे लोग कैसे रहते थे।
जबकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो यूएसए है। यूएसए जो है वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द स्टेट ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आर यूनाइटेड। यूएसए का मतलब क्या है कि हमारे पास अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो स्टेट्स हैं, जो हमारे पास जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये आगे जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाएगा कि ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारे पास साउथ अमेरिका। वो ये कह रहा है कि नॉर्थ अमेरिका, बल्कि वो ये कह रहा है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट की क्या है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की स्टेट्स आपस में क्या यूनाइटेड है। अगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट की स्टेट्स आपस में यूनाइटेड हो तो उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, यूएसए कहते हैं। यूएसए का मतलब यह है कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो आपस में क्या यूनाइटेड है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, यूएसए कह देते हैं। कि सवाल यह है कि कितनी स्टेट्स जो है वो आपस में यूनाइटेड है, तो इसका आंसर है कि 50 स्टेट्स और वन फेडरल यूनिट। मतलब 50 स्टेट अगर हमारे पास अमेरिकन कॉन्टिनेंट की यूनाइटेड हो, मतलब आपस में जुड़ी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूएसए कहते हैं। यूएसए कहते हैं। इसमें 50 स्टेट्स हैं और एक फेडरल यूनिट है जिसको वाशिंगटन डीसी कहा जाता है। वाशिंगटन डीसी जो है वो हमारे पास कैपिटल है यूएसए का। यहाँ पर एक छोटा सा एमसीक्यूज आप लोग देखेंगे, वो ये है कि यूएसए का जो हमारे पास वाशिंगटन हमारे पास क्या था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और हमारे पास डी से क्या है, डिस्ट्रिक्ट, और सी से जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे है। तो हमारे पास यूएसए का जो पहला कैपिटल था वो क्या था, न्यूयॉर्क था। ठीक है। 48 जो है हमारे पास जो चीज देखने वाली है वो ये है कि हमारे पास यूएसए की जो 50 स्टेट है, इन 50 स्टेट में से यूएसए की जो 48 स्टेट्स है वो तो मेन लैंड यूएसए के ऊपर है, लेकिन जो दो स्टेट्स है वो हमारे पास मेन लैंड यूएसए के ऊपर नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा मेन लैंड से हट के। हमारे पास जो 50 में से जो 50 में से जो 48 स्टेट्स हैं, ये हमारे पास किस पे, मेन लैंड के ऊपर है। जबकि ये दो स्टेट्स हैं जो हमारे पास जो है वो मेन लैंड के ऊपर नहीं है। उसमें एक हमारे पास यूएसए की एक स्टेट है जिसको अलास्का कहते हैं, और दूसरी जो है वो हवाई आइलैंड है। बेसिकली अलास्का जो है वो हमारे पास कनाडा के साथ, आगे हम इसको जो है वो मैप के ऊपर देख भी लेते हैं, और साथ में जो हवाई आइलैंड है ये हमारे पास जो है वो पैसिफिक के अंदर है। आगे इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूंगा कि अलास्का जो है वो बेसिकली यूएसए ने 1867 के अंदर जो है वो रशिया से परचेज किया था। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास कनाडा है। इस कनाडा के साथ ये हमारे पास क्या है, अलास्का है। यूएस की जो 48 स्टेट्स हैं वो तो मेन लैंड के ऊपर है। अगर आप इसको ये यूएसए कहते हैं तो ये हमारे पास कनाडा है, तो ये 48 स्टेट्स तो इधर है मेन लैंड के ऊपर। जबकि हमारे पास अलास्का किसके साथ है, कनाडा के साथ है। और ये हमारे पास जो हवाई आइलैंड है ये कहाँ पे है, ये हमारे पास पैसिफिक के अंदर है। मैंने आपसे ये कहा कि अलास्का 1867 के अंदर यूएसए ने परचेज किया था, किससे, ये हम वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के अंदर ये जो है वो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे हम लुइसियाना परचेज पढ़ते हैं, गटसन परचेज पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे पास जो है मैक्सिको सेशन पढ़ते हैं, वो सारी चीजें जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात बता दूं कि 1867 के अंदर यूएसए ने इसको रशिया से परचेज किया था। रशिया इसको जो है वो ब्रिटेन को जो है वो, क्योंकि कनाडा जो है वो उस वक्त ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो उसकी रशिया की और जो है वो ब्रिटेन की आपस में नहीं लगती थी, तो इस वक्त जो है उसने ब्रिटेन को सेल करने के बजाय उसने जो है वो यूएसए को जो है वो सेल किया था। और हवाई जो है वो 1898 के अंदर कैसे जो है वो हवाई जो है वो यूनाइटेड स्टेट की स्टेट बना, इसको भी जो है वो डिटेल के अंदर देखेंगे, कैसे इन्होंने जो है वहां पे लोगों को इंसाइट किया और उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट किया। अगली स्टेट के अंदर ये हमारे पास टोटल जो है ये 13 स्टेट, यहाँ पे जो ओरिजिनल 13 कॉलोनीज थी जो बाद में स्टेट में कन्वर्ट हुई वो है। बाकी ये वेस्टवर्ड की तरफ एक्सपेंशन होती है और हमारे पास ये 50 स्टेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास ये मैक्सिको है और ये हमारे पास क्या, कनाडा है। ये जो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली जो है ये अलास्का जो है वो कनाडा के साथ है, और दूसरा जो है वो यहाँ पे हमारे पास हवाई आइलैंड, बेसिकली यहाँ पे जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर जो है वो हवाई आइलैंड। अभी तक हम लोगों ने जो है वो दो चीजें देख ली। एक तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो हिस्ट्री है वो क्या होती है, और दूसरा हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो है वो यूएसए क्या चीज है। बेसिकली हम हिस्ट्री ऑफ यूएसए पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे पास जो पहला वर्ड है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री हमारे पास अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स है जो पास्ट को प्रेजेंट के साथ जो है वो क्या करती है,
कनेक्ट करती है, और हिस्ट्री के अंदर ज्योग्राफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सेकंड नंबर पे हमने ये देखा कि यूएसए हमारे पास जो है इससे क्या एंड करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जब स्टेट्स आपस में यूनाइटेड होंगी तो हम उसको जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहेंगे। कितनी स्टेट्स यूनाइटेड होंगे? 50 स्टेट्स यूनाइटेड होंगी, और 50 में से जो है वो हमारे पास 48 जो है वो मेन लैंड के ऊपर है, जबकि 2 हमारे पास अलास्का और हवाई आइलैंड जो है वो मेन लैंड के ऊपर नहीं है। अच्छा जी, अगला हम जो है वो जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो आर के माजुमदार की बुक है यूएसए हिस्ट्री की। तो उसमें जो है सबसे पहले लिखा है डिस्कस द फिजिकल फीचर ऑफ द यूएसए, व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री। ये कह रहे हैं कि एक तो आप जो है हमें फिजिकल फीचर बताएं यूएसए की, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि यूएसए की हिस्ट्री ऑफ यूएसए में, हिस्ट्री ऑफ यूएसए के ऊपर जो है वो इसकी ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इसका जो सबसे पहला पार्ट है उसको देखते हैं, डिस्कस द फिजिकल फीचर ऑफ द यूएसए। इसको डिस्कस करने से पहले, फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करने से पहले जो है वो हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं वर्ल्ड मैप का, ताकि हमारे पास जो है वो इसको हिस्ट्री को, जाहिर बात है अगर आईआर के स्टूडेंट हैं या हिस्ट्री के जो है वो पढ़ रहे हैं तो आपको मैप को पता होना आपको बहुत जरूरी है, ताकि आप चीजों को जो है वो अच्छी तरह समझ सकें। वर्ल्ड मैप का एक ब्रीफ सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। ओवरव्यू में मैं सिर्फ आपको कॉन्टिनेंट बताऊंगा। ये हमारे पास जो है वो पूरे का पूरा जो है वो क्या अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जिसमें ये नॉर्थ अमेरिका जो है और साउथ अमेरिका जो है वो एक कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, हमारे पास एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और एंटार्क्टिका है। टोटल हमारे पास जो है वो ये पूरे का पूरा जो है वो इसको अमेरिकन कॉन्टिनेंट कहते हैं, वो आगे दो में डिवाइड है, ठीक है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के अंदर से, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एक दो तीन चार पाँच छह सात, तो टोटल हमारे पास जो है वो कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे मैं आपको जो है वो एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ कॉन्टिनेंट्स का। कॉन्टिनेंट क्या है कि हमारे पास टोटल कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। उसमें हमारे पास जो है वो नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, एशिया है, ठीक है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और एंटार्क्टिका है। एक दो तीन चार पाँच छह सात, तो टोटल हमारे पास जो है वो 7 कॉन्टिनेंट है। हमारे पास एरिया के लिहाज से और पॉपुलेशन के लिहाज से जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशिया का कॉन्टिनेंट है। और हमारे पास पॉपुलेशन के लिहाज से जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो क्या है? एंटार्क्टिका है, क्योंकि एंटार्क्टिका जो है वो सारी की सारी आइस है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। जबकि हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया है, ये जो है वो एरिया के लिहाज से सबसे छोटा जो है वो हमारे पास कॉन्टिनेंट। इसी तरह हम यहाँ पे जो है वो ओशन को देख लेंगे। ओशन हमारे पास क्या है? ये बेसिकली यूएस हिस्ट्री के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो है ये मैप वगैरह, इसलिए मैं आपको जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे पास जो है ये कौन सा ओशन है? अटलांटिक। इसको नॉर्थ अटलांटिक कह दिया जाता है, इसको जो है वो साउथ अटलांटिक कह दिया जाता है, क्योंकि हम जो है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये बेसिकली जो है वो डायरेक्शन के लिहाज से इसको जो है वो नॉर्थ कह दिया जाता है, और इसको हमारे पास जो है वो साउथ अटलांटिक ओशन कह दिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पैसिफिक ओशन, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 ही ओशन है, ठीक है। पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, हमारे पास ये इंडियन ओशन है। इस इंडियन ओशन के बाद जो है वो हमारे पास आर्टिक ओशन है, और साथ में जो है वो साउथ के अंदर एंटार्क्टिक ओशन है। ये दोनों के दोनों हमारे पास जो ओशन है बेसिकली ये क्या फ्रोजन है। नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, इंडियन ओशन, और यहाँ पे एंटार्क्टिक ओशन और आर्टिक ओशन, टोटल हमारे पास जो है वो 7 ओशन है। अब हम लोगों ने जो है वो ये ओशन भी देख लिए, कॉन्टिनेंट भी हमने देख लिया। ज्योग्राफी ऑफ द यूएसए, ज्योग्राफी ऑफ द यूएसए के से पहले हम एक चीज जो है वो यहाँ पे ये देखेंगे, वो ये है कि हमारे पास ये जो यूएसए है, इस यूएसए को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि यूएसए की ईस्ट के ऊपर हमारे पास जो है वो अटलांटिक ओशन है, यूएसए के वेस्ट के ऊपर हमारे पास पैसिफिक ओशन है, यूएसए की नॉर्थ के ऊपर हमारे पास कनाडा है, और यूएसए की साउथ के ऊपर हमारे पास
मैक्सिको। तो यहाँ पे एक चीज निकल के ये आ रही है कि हमारे पास पूरा यूएसए जो है वो बेसिकली पूरी दुनिया से आइसोलेटेड है। और आइसोलेटेड कैसे है कि ये यूएसए के दोनों साइडों के ऊपर ये भी हमारे पास ओशन है और ये भी हमारे पास क्या है, ओशन है। तो यूएसए जो है वो दुनिया से आइसोलेट हुआ हुआ है ओशन ओशन के साथ। जो है वो यूएसए बेसिकली जो है वो दुनिया से अलग है और इसको जो है वो सेपरेट करती है जो चीज वो क्या है, हमारे पास ओशन। ज्योग्राफी ऑफ यूएसए के अंदर हम लोग जो है वो चीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एरिया बाउंड्री देख लेंगे, फिर फिजिकल फीचर्स के अंदर जो है वो ये सारे के सारे जो है वो हम इसके जो 5 के 5 जो है वो चीजें देख लेंगे। फिर क्लाइमेट के बारे में जो है वो देख लेंगे और साथ में जो है वेजिटेशन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले जो है वो एरिया, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है उसके ऊपर कितना है, 30 to 49 है, ठीक है। और साथ में 72 to 124 जो है वो लैटिट्यूड के ऊपर है। एरिया इसका इतना स्क्वायर माइल्स है, कंप्राइजेज ऑफ 50 स्टेट्स, 1 डिस्ट्रिक्ट। जो 13 ओरिजिनल कॉलोनीज थी उनमें न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनिसिल्वेनिया, डिलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना एंड जॉर्जिया। ये बेसिकली सिंपल जो है वो एक इंफॉर्मेशन है, तो याद करने की चीज है। ये 13 ओरिजिनल कॉलोनीज थी यूके की। ये 13 ओरिजिनल यूके की जो कॉलोनीज थी, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट जो है, जो बाद में हमारे पास इंडिपेंडेंट हुई और फिर 13 कॉलोनीज जो है वो बाद में 13 स्टेट्स बनी। और बाद में जो है वो 13 के बाद जो है वो एक्सपेंशन हुई और यूएसए 50 स्टेट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे हमने जो है वो एक चार्ट जो है वो ऐड कर दी है। इस चार्ट के अंदर हमने ये बताया कि 1783 के अंदर जो है वो यूएसए, 1776 में जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो मतलब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो साइन होता है 4 जुलाई को। और 1783 को जो है वो ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो साइन होती है। तो बेसिकली जो ईयर ऑफ एडिशन लिखा है, मतलब जो इसको एक्सेप्ट करता है यूके, वो 1783 में कर लेता है कि 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे। तो लुइसियाना जो है वो 1803 के अंदर लुइसियाना परचेज जो है वो बड़ी फेमस लुइसियाना परचेज है, जो एक दिन के अंदर यूएसए जो है उसका पूरे का पूरा एरिया क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के अंदर हम ये सारी चीजें देखेंगे। फ्लोरिडा हो गया, टेक्सास हो गया, ओरिगन सेटलमेंट, मैक्सिकन सेसेशन, गैटसन परचेज, अलास्का परचेज, हवाई जो है वो कनेक्टेशन, ये सारी चीजें जो है वो डिटेल के अंदर देखेंगे। लेकिन सिर्फ ये यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इन ईयर्स के अंदर जो है वो ये हमारे पास स्टेट जो है वो ऐड हुई है। और टोटल हमारे पास कितनी स्टेट है यूएसए की, 15 स्टेट है और उनका एरिया कितना है, 3615211 स्क्वायर माइल। यहाँ पे हमारे पास डिवाइड द यूएसए। अगर पूछा जाए कि यूएसए को जो है वो इसके ज्योग्राफिकल जोन के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाए, तो यूएसए को जो है वो 5 ज्योग्राफिकल जोन के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला जो है वो हमारे पास अटलांटिक स्लोप है, दूसरा अपेलेशियन हाईलैंड है, तीसरा मिसिसिपी वैली है, चौथा रॉकी माउंटेन है, पांचवा जो है वो हमारे पास पैसिफिक स्लोप है। लेकिन उससे पहले जो है वो छोटी सी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। देखें, कोई भी कॉन्टिनेंट है, हर कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ना कोई मेजर माउंटेन रेंज होती है। जैसे हमारे पास मैंने ये लिखा कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो मेजर माउंटेन रेंज है उसको हम क्या कहते हैं, रॉकीज कहते हैं। एक से ज्यादा माउंटेन रेंजेस भी हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे बड़ी माउंटेन रेंजेस लिखी है। साउथ अमेरिका के अंदर जो है माउंटेन रेंज है उसको एंडीज कहा जाता है। एशिया के अंदर सारी बात है, आपको पता है, पाकिस्तान जो है वो हिमालय, ठीक है। और यूरोप जो है उसके अंदर एल्प्स माउंटेन है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। हर कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ना कोई हमारे पास मेजर माउंटेन रेंज होगी। अगर ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है तो इसके अंदर जो है हमारे पास एक माउंटेन रेंज है, और एक हमारे पास जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर जो है वो क्या माउंटेन रेंज, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब हमारा कंसर्न जो है वो नॉर्थ अमेरिका के साथ है, क्योंकि यूएसए जो है वो किधर आता है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है। ये हमारे पास जो है वो यूएसए। अब हम ये देखते हैं कि यूएसए के अंदर बेसिकली जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर दो माउंटेन रेंजेस हैं। मैंने कहा कि मेजर माउंटेन रेंज होनी, एक मेजर माउंटेन रेंज मैंने डिस्कस की थी, लेकिन एक से ज्यादा माउंटेन रेंज भी है, हो सकती है। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर बेसिकली हमारे पास दो माउंटेन रेंजेस है। एक जो है वो रॉकी माउंटेन है और दूसरा हमारे पास जो है वो एपेलेशियन माउंटेन है। जाहिर बात है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर अगर दो माउंटेन रेंजेस हैं तो वो दोनों की दोनों जो है वो हमारे पास यूएसए से क्या हो रही होगी, पास हो रही होगी, क्योंकि यूएसए जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का क्या हिस्सा है। मैक्सिको ये कनाडा है।
देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटी सी चीज बताता हूँ कि ये अगर हमारे पास ये माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिवर है, तो ये जो हमारे पास जो है वो एरिया बनाएगा, ये बेसिकली क्या है, वो एक स्लोप सी बनती है। सिंपल सी बात है ना, मतलब एक हमारे पास ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल हमारे पास बनती है जिसके ये 3 कोऑर्डिनेट है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली एक स्लोप ही है ना, स्लोप एक सिंपल स्लोप है। इसी तरह अगर हमारे पास अगर इस साइड पे माउंटेन हो, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ओशन हो, रिवर नहीं सॉरी ओशन, तो ये जो एरिया होगा हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो एक स्लोप बनेगी। अगर यहाँ पे हमारे पास एपेलेशियन माउंटेन हो, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो अटलांटिक ओशन हो, तो हमारे पास जो ये स्लोप बनती है उसको क्या कहा जाता है, अटलांटिक स्लोप। तो क्या कहा जाएगा, अटलांटिक स्लोप कहा जाएगा। हमारे पास माउंटेन है एक साइड में, दूसरी साइड में हमारे पास क्या है, दूसरी साइड में हमारे पास जो है वो ओशन है, और ओशन कौन सा है, ये अटलांटिक ओशन है। जो हमारे पास माउंटेन है वो हमारे पास अपलेशियन माउंटेन है। अपलेशियन माउंटेन ओशन के साथ जो हमारे पास स्लोप बनाएंगे उसको हम अटलांटिक स्लोप बनाएंगे कहते हैं। और इसके साथ हमारे पास दूसरी साइड पे ये हमारे पास जो है वो ये रॉकीज माउंटेन है, और ये हमारे पास जो है वो पैसिफिक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैसिफिक ओशन है। तो ये जो स्लोप बनती है इसको हम क्या कहते हैं, पैसिफिक स्लोप कहते हैं। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस देख ली। अब हमारे पास एक तीसरी चीज ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एपेलेशियन माउंटेन है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो रॉकी माउंटेन है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक रिवर आ रहा है, और रिवर आकर जो है वो यूं चैनल्स के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये जो रिवर आ रही है हमारे पास कौन सा रिवर है, मिसिसिपी रिवर। हो सकता है कि आगे पीछे हो गया। अगर यहाँ पे हमारे पास एपेलेशियन माउंटेन है, एपेलेशियन, यहाँ पे हमारे पास जो ये माउंटेन्स है, ये कौन से हमारे पास, रॉकी माउंटेन। ये हमारे पास रॉकी माउंटेन है, ये हमारे पास अपैलेशियन माउंटेन है। माउंटेन्स है मतलब रॉकी माउंटेन्स है, बहुत सारे माउंटेन्स होंगे, अपैलेशियन वहां पे रॉकी माउंटेन। यहाँ पे ऊपर से जो है वो एक रिवर आ रहा है, और रिवर आने के बाद यहाँ पे चैनल्स के अंदर जो है वो क्या हो गया, डिवाइड हो चुके हैं। चैनल्स के अंदर जब ये डिवाइड होगा तो दो माउंटेन्स के दरमियान में इस तरह जो रिवर आए और चैनल के अंदर डिवाइड हो जाए, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम जो है वो नीलम वैली की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि दोनों साइडों पे माउंटेन्स है, पीछे जो इंडिया से वो रिवर आ रहा है जिसको किशनगंगा कहा जाता है, जब वो आजाद कश्मीर में एंटर होता है तो आगे जो है वो नीलम कहलाता है, तो आगे चैनल में जो है वो डिवाइड होता है, तो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, नीलम वैली कहते हैं। इसी तरह ये मिसिसिपी रिवर है, चैनल के अंदर डिवाइड हो रहा है अपैलेशियन माउंटेन और रॉकी माउंटेन के दरमियान, इसको हम क्या कहेंगे, मिसिसिपी वैली कहेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास ज्योग्राफिकल जोन के अंदर हमने जो है वो इसको डिवाइड करना था, तो यूएसए हमारे पास कितने ज्योग्राफिकल जोन के अंदर डिवाइड होता है, तो यूएसए हमारे पास 5 ज्योग्राफिकल जोन के अंदर जो है वो डिवाइड होता है। सबसे पहला जो है वो ये अपैलेशियन माउंटेन्स के अंदर डिवाइड होता है। ये अटलांटिक है, ये अपैलेशियन माउंटेन, और ये सारे का सारा जो है वो हमारे पास जो एरिया है ये क्या चीज है, ये अटलांटिक स्लोप है। तो एक हमारे पास जो है वो क्या हो गया, अपैलेशियन माउंटेन हो गई, दूसरा हमारे पास जो है वो अटलांटिक अटलांटिक स्लोप होगी, दरमियान में हमारे पास जो है ये यहाँ से रिवर आ रहा है, ठीक है, ये रिवर हमारे पास आगे चैनल के अंदर जो है वो डिवाइड हो चुका है। ये हमारे पास जो है ये जैसे मिसिसिपी लिखा हुआ है, ये चैनल के अंदर जो है वो डिवाइड हुआ। इस सारे के सारे ये हमारे पास रॉकी माउंटेन और ये हमारे पास एपेलेशियन माउंटेन के दरमियान, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, मिसिसिपी वैली कहते हैं। ये हमारे पास तीसरा जो ज्योग्राफिकल जोन है इसको हम क्या कह देंगे, मिसिसिपी वैली कह देंगे। अब उसके बाद जो है हमारे पास चौथा ये रॉकी माउंटेन्स का हो गया, और ये हमारे पास पांचवा यहाँ पे पैसिफिक है,
ये जो इलाका है इसको हम क्या कह रहे थे, पैसिफिक स्लोप कह रहे थे। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो 5 ज्योग्राफिकल जो है वो यूएसए के अंदर, यूएसए 5 ज्योग्राफिकल जोन के अंदर जो है वो डिवाइड होता है। एक को अटलांटिक स्लोप कहा जाता है, एक को अपैलेशियन हाईलैंड या माउंटेन कहा जाता है, तीसरे को मिसिसिपी वैली कहा जाता है, चौथे को रॉकी सिस्टम, पांचवे को पैसिफिक। अब ये इसकी इंफॉर्मेशन है कि अपैलेशियन माउंटेन जो है वो अटलांटिक माउंटेन्स और अटलांटिक ओशन के दरमियान जो अटलांटिक स्लोप है उसको ये बोलते हैं। अटलांटिक स्लोप जो है वो बेसिकली अपैलेशियन माउंटेन और अटलांटिक ओशन के जो है दरमियान में है, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया। लैंड इज क्वाइट फर्टाइल, क्लाइमेट सिमिलर टू वन फाउंड इन इंग्लैंड, क्योंकि हमारे पास ये जो इलाका है, एरिया है, ये हमारे पास दरमियान में अटलांटिक है। तो ये इसका जो यूके के साथ जो हमारे पास क्लाइमेट बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि यूके के दरमियान और यूएस के दरमियान जो है वो सिर्फ 2500 जो है वो माइल्स का जो है वो डिफरेंस है। अपैलेशियन, जाहिर बात है, अपैलेशियन दिस रीजन इज टू स्टीप फॉर कल्टीवेशन। माउंटेन के अंदर जो है वो कल्टीवेशन इतनी अच्छी नहीं होती, उसमें ज्यादातर हमारे पास जो है मिनरल्स है, सैंड, लाइमस्टोन, कोल वगैरह है। मिसिसिपी वैली जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, हाईली सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर के लिए जो है बहुत ज्यादा सूटेबल होगी। इसी तरह हमारे पास जो रॉकी माउंटेन्स है वो भी रिच होंगे किसमें, मिनरल मिनरल रिसोर्सेज के लिए। और पांचवा हमारे पास जो है वो क्या, पैसिफिक स्लोप है। और पैसिफिक स्लोप भी जो है हमारे पास वेस्ट ऑफ रॉकी माउंटेन, ये भी जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है। मिसिसिपी वैली की एज कम्पेयर टू मिसिसिपी वैली जो है उससे कम ही फर्टाइल होगी, क्योंकि वैली जो है वो सबसे ज्यादा हमारे पास फर्टाइल होगी। यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो डाइवर्स क्लाइमेट है। द नॉर्थ पैसिफिक कोस्ट इज सुपर ह्यूमिड, द ईस्ट ऑफ लाइन। ये भी सिंपल इंफॉर्मेशन है कि जी कैसा जो है वो क्लाइमेट है, ह्यूमिड है, सब ह्यूमिड है। और इसके साथ हमारे पास वेजिटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सिंपल इंफॉर्मेशन दी गई है कि जी कैसे हमारे पास जो है वो क्या क्या वेजिटेशन है और क्या क्या जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, सारी की सारी चीजें जो है वो आगे मौजूदार के अंदर जो है वो लिखी हुई है। इसमें ऐसी जो है वो कोई समझने की कोई रॉकेट साइंस नहीं। आगे चलते हैं कि जी इम्पैक्ट क्या पड़ा है ज्योग्राफी का हिस्ट्री ऑफ यूएसए के अंदर। लेकिन हिस्ट्री यूएसए की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर उसकी ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। वास्टनेस ऑफ टेरिटरी, सबसे पहली बात यह है कि यूएसए के अंदर 1607 के अंदर जो है वो हमारे पास 104 जो है वो वाइट लैंड हुए थे। लेकिन उसके बाद जो है वो लगातार हमारे पास जो है वो क्या आज भी क्या हो रही है, माइग्रेशन हो रही है। आज भी लोग जो है वो मूव कर रहे हैं यूएसए की तरफ। तो यूएसए के अंदर जो है वो वास्टनेस ऑफ टेरिटरी की वजह से यूएसए की हिस्ट्री के अंदर बड़ा अहम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल ये है कि यूएसए की टेरिटरी इतनी है कि जो लोग आ रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो हमारे पास जो इसकी ज्योग्राफी थी, इसकी जो एरिया था, उसकी वजह से जो है वो वास्टनेस ऑफ टेरिटरी की वजह से जो है ये हुआ कि लोग जितने भी पॉपुलेशन आ रही है स्टिल जो है वो यूएसए उसको क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। हाल तो आजकल ट्रम्प के दौर में तो वैसे ही और भी कम हो जानी है, लेकिन ये है कि माइग्रेशन जो है वो स्टिल जो है वो यूएसए की तरफ हो रही है। तो इसका हिस्सा ये हिस्ट्री में क्या पड़ रहा है कि लोग जो है वो यूएसए की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यूएसए की जो टेरिटरी इतनी है तो तब भी जो है वो लोग मूव कर रहे हैं, जो है उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। एवर मूविंग फ्रंटियर, जाहिर बात है अगर पहले जो है हमारे पास यूएसए की टेरिटरी जो है वो यहाँ तक थी, उसके बाद जब लोगों ने मूव किया तो यूएसए के पास स्पेस है वो थोड़ा और आगे गए, जिसको वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कहा जाता है। अब ये यूएसए आगे की तरफ जो है वो इसका बॉर्डर क्या कर रहा है, पहले की बात है, मतलब जब हमारे पास 13 कॉलोनीज से कैसे 50 कॉलोनीज में जो है वो ये कन्वर्ट होती है। तो ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो एवर मूविंग फ्रंटियर की वजह से दो चीजें पैदा हुई। एक चीज क्या पैदा हुई कि इनके अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक कल्चर पैदा हुआ। जाहिर बात है जब थोड़े लोग हों आपस में या जगह थोड़ी हो, उस थोड़ी जगह के अंदर जो है वो जो ज्यादा लोग हैं उनके दरमियान जो है वो एक बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उनके अंदर इतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस या कंसल्टेड एफर्ट की जो है वो जरूरत नहीं होती, कंसल्टेड डिसीजन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हमारे पास बहुत बड़ी जो है, जिसको आप इंपीरियल ओवर स्ट्रेचिंग कह देते हैं, जब बहुत बड़ा एरिया होता है या बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो वहां पर सिर्फ जब तक आप दूसरे लोगों के राइट्स का ख्याल करते हुए रूल्स या रेगुलेशन नहीं बनाएंगे तो उस वक्त तक जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो चलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जो एरिया बड़ा हुआ, तो इस बड़ा एरिया होने की वजह से यूएसए के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक कल्चर जो है वो प्रमोट हुआ। और साथ साथ में जाहिर बात है जैसे जैसे इन्होंने मूव करना शुरू किया तो इनको जो है वो नए नए जो है वो
स्टेट जैसे ऐड होनी शुरू हुई और नई नई जो है वो स्टेट ऐड हुई, तो इनको नई फॉरेन पॉलिसी और कम्प्लेक्स जो है वो फॉरेन पॉलिसी दूसरी स्टेट के साथ जो है बनानी पड़ी। जब जाहिर बात है, आप पहले आपका एक नेबर है, तो अगर आपका एक नेबर है तो आप उस हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, जब दो नेबर है तो उस हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। तो एवर मूविंग फ्रंटियर से ये हुआ कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो कम्प्लेक्स होती गई। तीसरे नंबर पे इम्पैक्ट होना कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? एपलेशियन माउंटेन ने जो है बेसिकली, जो हमारे पास ये माउंटेन थे, इसने जो वेस्ट की तरफ मूवमेंट थी उसको क्या किया हुआ था? काटा हुआ था। जैसे ही ये 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 और ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 के अंदर जो है वो डिफरेंस भी आया हुआ है 2018 के अंदर, इसमें जब इनको फ्रेंच को शिकस्त हुई तो लोगों ने क्या करना, मूव करना शुरू किया वेस्ट की तरफ। अब जब वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू किया तो ये हमारे पास जो एपलेशियन माउंटेन थे, इसने क्या किया, उनकी जो है मूवमेंट को हिंड्रेंस थी, उनकी मूवमेंट को जो है वो रोका, मतलब उनके लिए मुश्किलात का शिकार किया। और यहाँ पे जो हमारे पास मिसिसिपी वैली के अंदर जो चीजें थी, जाहिर बात है, जो एग्रीकल्चर जो था और जो फर्टाइल लैंड था एग्रीकल्चर के लिए, वो चीजें बननी शुरू हुई, तो इसकी मूवमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो है बहुत ज्यादा मसला हुआ। तो हमारे पास जो यूएसए की ज्योग्राफी थी, जैसे हमारे पास ये एपलेशियन माउंटेन है, तो इसने जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले किया यूएसए के हिस्ट्री के अंदर, के उसने जो है कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट डाला। और माउंटेन्स की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन थी जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हुई, के अंदर जो है वो रुकावट पैदा हुई। डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी, डाइवर्सिटी जो है वो यूएसए की सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा थी। उसकी रीजन ये थी कि हमारे पास वेस्टवर्ड मूवमेंट ग्रेटली स्लो डाउन बियॉन्ड द मिसिसिपी वैली। जहां पे हमारे पास जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया कि मिसिसिपी वैली तक हमारे पास, जैसे पीछे स्लाइड के अंदर देख लेते, यहाँ पे हमारे पास वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मिसिसिपी वैली से यहाँ पे जो रॉकी माउंटेन इस तरफ, अब वेस्ट की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी थी, बहुत ज्यादा, मतलब लोग माइग्रेट नहीं कर रहे थे वेस्ट की तरफ। लेकिन जैसे ही जो है वो हमारे पास, जाहिर बात है, उनको कोई चीज मिलेगी तो तब ही माइग्रेट करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में जैसे ही जो है वो लोगों को पता लगा, सेटलर्स को ये पता लगा कि यहाँ पे जो है हमारे पास सोना निकल आया, जिसको गोल्ड रश भी कहा जाता है, तो उसकी वजह से लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया कैलिफोर्निया की तरफ। तो हमारे पास जो है वो, जब ये लोगों मूव करना शुरू हुए, बहुत ज्यादा मास एक्सोडस हुआ, तो वहां पे जब लोग हुए तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो एक डाइवर्स सोसाइटी जो है वो बनी। और इस डाइवर्स सोसाइटी की वजह से जो नॉर्थ की तरफ हमारे पास यूएसए के अंदर, यूएसए का जो नॉर्थ था वो इंडस्ट्रियली जो है वो ग्रो करना शुरू हुआ, और जो साउथ था वो एग्रीकल्चरली जो है वो ग्रो कर रहा था। नॉर्थ जो है वो इंडस्ट्रियली ग्रो कर रहा था, और साउथ हमारे पास एग्रीकल्चरली ग्रो कर रहा था। इमरजेंस ऑफ न्यू कल्चर, जाहिर बात है, जब आप जो है बहुत शुरू में जब ये लोग आए थे तो ये अपने आप को कोई साउदर्न कहता था, कोई अपने आप को नॉर्दर्न कहता था, कोई अपने आप को जो है वो वेस्टर्न कहता था, क्योंकि डिफरेंट, जाहिर बात है, यूएसए की तरफ जो लोग मूव कर रहे थे। बाद बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लोगों ने जो है वो मूव करना शुरू किया था। फैक्टर्स जो है वो इनकरेजिंग कॉलोनाइजेशन और एक्सप्लोरेशन जो है, शुरू में आगे ये अपने आप को कोई साउदर्न कहता था, कोई अपने आप को नॉर्दर्न कहता था, कोई अपने आप को जो है वेस्टर्न कहता था। लेकिन बाद में जो है इन्होंने इंटर मैरिजेस की अपने दरमियान जो है वो, जो पैचिंग रिलीजियस डिफरेंसेस को खत्म किया, और एक नेशन के तौर पे जो है वो इनके दरमियान जो है फीलिंग क्रिएट हुई। तो एक नया कल्चर जो है वो निकल के जो है वो यूएसए के सामने आया। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? यूएसए की ज्योग्राफी का फॉरेन पॉलिसी पे भी इम्पैक्ट पड़ा। फॉरेन पॉलिसी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा कि हमारे पास, मैंने आपको बताया कि यूएसए की एक साइड पे अटलांटिक है, यूएसए की दूसरी साइड पे पैसिफिक ओशन है। इसकी वजह से यूएसए जो है वो फॉरनर, जो फॉरेन अटैक्स थे, उनसे जो है बहुत ज्यादा इसको हेल्प मिली अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी सिलसिले के अंदर जो हमारे पास बेसिक मोनरो डॉक्ट्राइन थी, मोनरो बेसिकली जो है वो, जेम्स मोनरो जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे 1823 के 22 के अंदर जो है, 1823 से लेकर 1917 तक वो मोनरो डॉक्ट्राइन को रिलीजियसली जो है वो क्या करते रहे, फॉलो करते रहे। उसके बाद भी फॉलो किए, मतलब दोबारा भी जो है दरमियान में इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन मोनरो डॉक्ट्राइन ये थी कि अपने आप को जो है वो यूएसए जो है वो अपने आप को जो है वो क्या करेगा,
आइसोलेट करेगा, अलूफनेस फ्रॉम यूरोपियन पॉलिटिक्स है, क्योंकि यूरोप ने क्या किया था कि दोबारा जो है वो कोशिश की थी कि जो है अपनी कॉलोनीज को रीगेन करें अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर। तो जो है उन्होंने कहा था कि जो है अब हम दोबारा जो है वो यूरोपियन पावर्स को, जो यूरोपियन मेजर पावर्स थे, उनको दोबारा जो है वो कॉलोनीज रीगेन नहीं करने देंगे। तो इसको जो है मोनरो डॉक्ट्राइन कहते हैं। उन्होंने कहा था कि हम अपने आप जो है वो सेपरेट रहेंगे और अपनी इंटरनल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। ये हमने देख लिया कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट है यूएस हिस्ट्री के ऊपर, ज्योग्राफी के जो है। आगे देखते हैं जी अगली स्लाइड में कि एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे जो है वो, यहाँ तक जो चीज मैं डिस्कस कर रहा था वो ये थी आपके सामने कि एक तो हमने यूएस हिस्ट्री को देखा, यूएसए के नाम मतलब इनका जो नाम था उसको देखा, हिस्ट्री क्या चीज होती है, यूएसए क्या चीज है। फिर इसकी ज्योग्राफी को देख लिया कि इसके कितने ज्योग्राफिकल जोन है। उसके बाद जो हमने इसकी ज्योग्राफी का इम्पैक्ट देख लिया। अब हम इसकी एक्सप्लोरेशन की तरफ जाते हैं, कैसे जो है वो यूएसए नहीं सॉरी जो है वो कैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वो एक्सप्लोर हुआ और कैसे जो है यहाँ पर कॉलोनाइजेशन हुई। लेकिन इस एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन से पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको जो है वो एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो नेटिव अमेरिकन का कंसेप्ट है ये बेसिकली जो है वो क्या है। देखिए ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप है और ये सारे का सारा जो है मैंने बिल्कुल एम्प्टी, ये हमारे पास एशिया, ये हमारे पास यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जिसे ओशनिया भी कहते हैं, अंटार्कटिका, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका और ये हमारे पास साउथ अमेरिका। अब ये नेटिव अमेरिकन का कंसेप्ट क्या है और मैं नेटिव अमेरिकन का कंसेप्ट आपको क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, इसके पीछे भी जो है वो एक रीजन है, मैं थोड़ा सा आगे जाके जो है वो आपको बताऊंगा। देखिए जी सबसे पहली बात यह है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 20,000 साल पहले, तकरीबन 20,000 ईयर्स अगो, हमारे पास ये जो अटलांटिक ओशन है, ये हमारे पास कौन सा ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक है, यहाँ पे क्या, अटलांटिक ओशन। वो ये कहते हैं कि ये सारे का सारा क्या था, ओशन हमारे पास जो है वो फ्रोजन थे और ये सारा का सारा जो है वो एक पेंजिया, एक सुपर कॉन्टिनेंट की फॉर्म के अंदर था। यहाँ से हमारे पास जो है वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका से जो है वो कुछ लोग चलना शुरू हुए, कुछ लोग चलना शुरू किया और उन्होंने जो है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ है। यहाँ से कुछ लोगों ने चलना शुरू किया और वो नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से कुछ लोगों ने चलना शुरू किया और वो नॉर्थ अमेरिका। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 20,000 साल पहले जो है ये 20,000 साल पहले जो ये हुआ कि हमारे पास जो ओशन थे वो किसकी फॉर्म में थे, फ्रोजन थे, वो बर्फ बनी हुई थी और लोग एशिया, अफ्रीका और यूरोप में से जो है वो मूव किया और सीधा जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर आकर जो है वो बच के। और इन्हीं लोगों को बेसिकली जो है वो नेटिव अमेरिकन कहा जाता है, जो हमारे पास 20,000 साल जो है वो पहले आके बचे थे। लेकिन इनके बचने के बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट ये कहते हैं, जिसमें अल्फ्रेड वैगनर जो है वो फेमस साइंटिस्ट है, जिससे टेक्टोनिक ड्रिफ्ट थ्योरी भी जो है वो दिखी। वो ये कहते हैं कि फिर हुआ ऐसे ही कि कुछ हफ्ते के बाद यहाँ पे जो है वो एक ड्रिफ्ट पैदा हुआ। ड्रिफ्ट मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक दरार पैदा हुई, टेक्टोनिक प्लेट जो है वो जब ड्रिफ्ट की तो हमारे पास क्या हुआ कि टेक्टोनिक प्लेट के ड्रिफ्ट करने की वजह से ये इस साइड पे मूव कर गया और ये हमारे पास जो है ये बाकी कॉन्टिनेंट जो है वो इस तरफ मूव कर गए और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ड्रिफ्ट हुआ, जैसे गाड़ियों पर भी ड्रिफ्ट मारते, यहाँ पे ऐसे टेक्टोनिक प्लेट की ड्रिफ्ट हुई। तो यहाँ पे इनके दरमियान जो हमारे पास जो फ्रोजन ओशन था वो बेसिकली वाटर के अंदर कन्वर्ट हुआ और ये हमारे पास अमेरिकन कॉन्टिनेंट अलग हो गया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका जो है वो अलग हो गया। साइंटिस्ट ये बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब ये अलग हुआ तो उसके बाद जो यहाँ पे जो लोग आगे बस रहे थे 20,000 साल पहले, उन्होंने ये समझा उन्होंने ये समझा कि जो, अच्छा यहाँ पे हम लोग पहुंचे थे, कुछ सिस्टम में थोड़ा जो है वो इशू आया जिसकी वजह से ये खुद ब खुद ही जो है वो बंद हो गई। मैंने आपसे ये जो है ये डिस्कस किया था कि 20,000 साल पहले जो है वो यहाँ से, ये हमारे पास फ्रोजन ओशन था, यहाँ से लोग मूव करना शुरू हुए और नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो आकर जो है वो आबाद हो गए। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि फिर यहाँ पे हमारे पास जो है क्या हुआ, टेक्टोनिक ड्रिफ्ट जो है वो थ्योरी, अल्फ्रेड वैगनर एक साइंटिस्ट, वो ये कहता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ड्रिफ्ट पैदा हुआ, ड्रिफ्ट हुई टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो आप जीएसए पार्ट 1 के अंदर पढ़ते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जो है वो ड्रिफ्ट हुई और ये हमारे पास जो है वो दरमियान में ये उस तरफ मूव कर गया
और ये हमारे पास जो है वो हिस्सा इस तरफ मूव कर गया, दरमियान में जो है वो एक दरार पड़ गई और ये अलग अलग हो गया, और ये जो फ्रोजन जो हमारे पास जो ओशन थे ये बेसिकली जो है वो लिक्विड वाटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गए। वो ये कहते हैं कि उसके बाद ये हुआ कि ये जो लोग हमारे पास जो 20,000 साल पहले जो नेटिव अमेरिकन आकर जो है वो यहाँ पर आबाद हुए थे, यहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर आबाद हुए थे, इनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अंदर जो है वो लोग आबाद है, और इन लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे पास ये जो बेसिकली जो है वो नॉर्थ अमेरिका जो है ये भी कोई लैंड है। ये 20,000 साल पहले आके आबाद हुए, इनको नहीं पता था कि हमारे पास यहाँ पे कोई आबादी है, और इन लोगों को नहीं पता था कि हमारे पास जो है हमारे अलावा भी जो है वो कोई कॉन्टिनेंट है या वहां पे जो है वो लोग आबाद है। तो ये जो लोग आबाद हुए 20,000 साल पहले, इनको कहते हैं नेटिव अमेरिकन। और इन नेटिव अमेरिकन के दरमियान जो है वो हमारे पास जो डिवीजन हुई हुई थी वो किसकी बेसिस के ऊपर थी? कल्चर की बेसिस के ऊपर थी, लैंग्वेज की बेसिस के ऊपर थी, कस्टम की बेसिस के ऊपर थी, और पॉलिटिक्स की बेसिस के ऊपर जो है ये नेटिव अमेरिकन जो है वो डिवाइड हुए थे। इनका इनका अपना एक यूनिक कल्चर था और सिविलाइजेशन थी जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ये डिवाइड। इसी डिवीजन की बेसिस के ऊपर जो है वो अमेरिकन नेटिव को इंडियंस, मायास, टोल्टेक, एज़टेक्स और इनकास के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। इसमें इंडियन हमारे पास जब कोलंबस ने 1492 में जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया, तो उस वक्त इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 25 से 50 मिलियन के दरमियान थी। मैक्सिमम बोलीविया, पीरो के अंदर ही होते थे। ये ज्यादातर जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे, और डिड नॉट नो द यूज ऑफ व्हील एंड कुड नॉट मेक टूल्स ऑफ स्टील। ना तो इनको जो है वो व्हील इस्तेमाल करना था, मतलब टेक्नोलॉजिकली जो है वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे। कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई इस तरह का जो है वो कंसेप्ट नहीं था। तो इस इंडियंस के अंदर वो ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, इन इंडियंस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो अल्गोंकियंस, आइरोकीज, पब्लो इंडियंस, अथापास्कन। ये बेसिकली जो है इसके अंदर जो हमारे पास आइरोकियन है, ये हमारे पास जो है वो वार लाइक जो है वो ट्राइब होता था हमारे पास। ये थोड़े से इनमें इंडियन के अंदर सिविलाइज थे, और ये हमारे पास जो लास्ट वाले हैं ये हंटिंग और गैदरिंग वाले थे। ये चीजें हमारे पास नेटिव अमेरिकन की टाइप्स पढ़ाने का जो है वो क्या मकसद है? उसकी रीजन ये है कि जो 23 के अंदर हमारे पास जो है वो पेपर आया है, 2023 के अंदर जो पेपर आया है उसके अंदर जो है वो ये सवाल था, जो पेपर रेट हुआ था वो ये था कि डिस्कस इन डिटेल हाउ द आइरोकियन पीपल एंड देयर कल्चरल ट्रेड्स आर एसोसिएटेड विद अर्ली अमेरिकन हिस्ट्री। क्या आप जो है वो बताएं कि कैसे जो है वो आइरोकियन पीपल जो थे उनके ट्रेड्स क्या हैं, और वो कैसे जो है वो हमारे पास अमेरिकन हिस्ट्री के साथ जो है वो उसके जो है वो कैसे एसोसिएटेड है। तो ये ट्रिकी सा जो है वो सवाल था। कोई भी डिटेल के अंदर जो है वो हमारे पास नेटिव अमेरिकन के ट्राइब्स नहीं पड़ता, जाएगा एग्जामिनर ने ये सवाल दिया है, तो इस वजह से जो है वो डिस्कस करना जो है जरूरी बनता है। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं इसको डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करूंगा।